साथियों, फिर एक ऐसी स्टोरी लेकर के, एक ऐसी कहानी लेकर के आप सबके सामने हाजिर हुए हैं, जिस कहानी में मूल निवासी जननायकों की वो कहानियाँ आपको बताने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं, जिन मूल निवासी जननायकों को सामने लाने की ज़रूरत थी। हमारे साथ अर्शपाल सिंह जी हैं, जिन्होंने वो सारा दौर, वो सारा मंज़र अपनी आँखों से देखा है, अपने पूर्वजों से सुना है, जिसमें उन जननायकों की वो कहानियाँ जो कहीं ना कहीं अंधकार में कहीं खोई हुई थी। 1936 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब लाहौर में पहुंचते हैं और लाहौर में जम्मू से कौन लोग जाते हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को यहाँ की क्या कहानी बताते हैं और उस कहानी के बाद आगे क्या होता है, उस पर हम अर्शपाल सिंह जी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस समय में जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे। स्वागत है सर। मेहरबानी जी, आप हमारे घर में आए और जो पुराने हमारे नायक थे बहुजन समाज से, उनके बारे में आप बात करने के लिए आए हैं। हम आपका वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अर्शपाल जी, मुझे एक चीज़ बताएं, वो कौन जननायक थे जिन लोगों ने उस मुहिम को बहुजनों के हक के लिए लड़ाई शुरू की थी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से लाहौर में मिलने के लिए गए थे? जैसा कि आपने पहले कह दिया है कि 1936 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लाहौर में आए थे और उनका अधिवेशन मनुवादियों ने नहीं होने दिया था, लेकिन उन्होंने अंडरग्राउंड एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमारे आरसपुरा के लोग, जो पुराने साथी थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। जब वो वहाँ पर गए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनको समझाया कि आपके साथ जो छुआछूत होती है, जो आपके साथ वितकरा होता है, उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं। तो फिर जो हमारे इधर से कोई 150-200 आदमी गया था, लाहौर में पहुँचे हुए थे, उनमें मुख्य तौर पर भगत एडवोकेट दौलत राम जी थे और सरदार गुरदयाल सिंह जी मेरे पिता थे, रामचंद रंगपुर वाले थे और गंगू राम जी एक आरसपुरा के बहुत ईमानदार और कर्मठ एक सिपाही थे अपने बहुजन समाज के, वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। उनके साथ बहुत सारी जनता गई हुई थी। लेकिन जब उन्होंने ये सुना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को सुना, तो उन्होंने आरसपुरा में आकर एक मेघ समाज का निर्माण किया, जिसका सबसे पहले जो प्रधान बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, वो एडवोकेट दौलत राम जी BA LLB थे उस समय। तो उसके बाद में उन्होंने MS MA भी किया, JBT भी की। तो वो पहले जो प्रधान थे मेघ समाज के, वो बने थे। उस समय हमारे समाज के जो लोग थे ये छुआछूत के बहुत शिकार थे, लेकिन उन्होंने फिर एक मुहिम चलाई कि हमारे लोगों को जहाँ पर पानी नहीं पीने देते थे, कुएं पर नहीं चढ़ने देते थे और छुआछूत करते थे, तो इन बुज़ुर्गों ने गांव-गांव जाकर हर एक गांव में, पूरा उस समय पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में जाकर, जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू बहुत बड़ा हुआ करता था, कठुआ से लेकर अखनूर तक जो बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट था, तो उस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जाके लोगों के गांव में जाना और पानी भरवाना और छुआछूत की मुहिम को चलाना। उसमें महाशा नार सिंह और महाशा शंकर दास जी, ये भी मुख्य हमारे कार्यकर्ता थे, बहुजन समाज के कार्यकर्ता थे। इन्होंने बहुत संघर्ष किया था। उसके बाद में जब 1951 से पहले जो हमारे बुजुर्ग क्या करते थे कि लोगों के घर से जाके आटा, चावल, जो सामग्री मिलती थी या कुछ धन दौलत पैसा मिलता था, वो लेकर आरसपुरा, जो हमारा अभी भी मेघ समाज का वहाँ पर जगह है, बड़ी अच्छी जगह बनाई हुई है, और उस जगह में इकट्ठे होकर, बड़ी खुली जगह हुआ करती थी आरसपुरा में, लोगों ने लंगर तैयार करना, इकट्ठा करना और मेघ समाज को एक बहुत मजबूती के साथ एक अच्छा संगठन बनाया था। तो उसके बाद में जब 1951 की हमारी पहली इलेक्शन होती है, उससे पहले ही हमारा एक हरिजन मंडल तैयार हो गया था।
जो हरिजन मंडल था उसमें बटवाल बरादरी मुख्य तौर पे थी, और उसके बाद में माशा बरादरी थी, भगत बरादरी थी, और थोड़े से लोग जो थे वो रामदासिया बरादरी के भी थे। लेकिन जो संगठन तैयार हुआ तो 1900 जो कुंजा की इलेक्शन हुई उसमें हमारे लोग जो थे उन्होंने जो भगत सजू राम जी थे वो पंजाब में चले गए थे, जलंधर में रहते थे। हमारे बुजुर्गों ने ये सोचा कि हमारे में अच्छा जो प्रवक्ता है, अच्छा बोलने वाला है, जो अच्छा काम करने वाला है समाज के प्रति, उसको क्यों ना हम आकर इधर लाएं जम्मू कश्मीर में। फिर हमारे बुजुर्ग जो 5-7 मेन आदमी थे वो गए जलंधर, जलंधर से उसको बुलाकर लाया, पग जी आप इधर क्या कर रहे हैं, उधर चलो हम आपको नेता बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं। तब वो वापस आए और इधर आकर उनको एमएलए बनाया। वो जम्मू के, जैसे आजकल लोग तो नहीं समझते हैं, वो हमारे शेर थे। भगत सज्जू राम जो थे वो अपनी कौम के प्रति बहुत कर्मठ योद्धा थे वो। लेकिन जब उन्होंने, उस समय तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हुआ करती थी, कांग्रेस तो होता नहीं था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थी, उनकी मुस्लिम लीग पार्टी थी, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई। तो हमारे जितने भी बुजुर्ग थे वो सारे के सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर चले गए, और उन्होंने हमारे एक गुरादित्ता मल होता था जम्मू में, उसको भी एमएलए बनाया, भगत सज्जू राम जी को भी बनाया, एक गौरी शंकर था उनको भी बनाया, और इसके अलावा और भी कई चीज़ा लोग थे, नार सिंह को भी इन्होंने एमएलए बनाया। तो ये जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग थे इनको एमएलए बनाकर अपनी कैबिनेट में उन्होंने जगह दी। उस समय प्राइम मिनिस्टर होता था जम्मू कश्मीर में, मुख्यमंत्री नहीं होता था। तो जो प्राइम मिनिस्टर था वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, उन्होंने सारा जो था हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये लोग, जो खास करके लोग गए थे जिनका आपने नाम लिया है, लोग ये जानना चाहते हैं कि वो किन परिवारों से थे, सबका नाम बताएं ताकि लोगों को पता चले कि किन लोगों के वॉरियर्स थे, किन लोगों ने उस वक्त ये लड़ाई लड़ना शुरू की, ताकि उनके परिवार जो उन लोगों को नहीं जान पाए या उनके समुदाय के लोग नहीं जान पाए वो जान सकें। हाँ जी, बटवाल बरादरी में एक मुंशी राम चौहाला का कामरेड हुआ करता था। मुंशी राम जी थे, उनको मेरे डैडी जी और बाकी साथी उनको तुरले वाला बोलते थे। वो पग बांधते थे और तुरला ऊपर निकालते थे। बड़े दलेर आदमी थे बटवाल बरादरी में से। उनके साथ बहुत सारे बटवाल बरादरी के लोग भी थे। माशा बरादरी में माशा शंकर दास जी थे, इनका भी समाज में अच्छी पकड़ थी, और माशा नार सिंह जी थे, इनकी भी समाज में बहुत अच्छी पकड़ थी। और भगत बरादरी तो आपको पता ही है कि आरएसपुरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अगर शेड्यूल्ड कास्ट देखा जाए तो उसमें से 50% 55% भगत बरादरी है, अदर बरादरी भी हैं, लेकिन मुख्य तौर पर भगत बरादरी ज़्यादा थी। और जो भगत बरादरी थे इनके चुनिंदा आदमी जो थे सरदार गुरदयाल सिंह जी थे, और एडवोकेट दौलत राम जी थे, रामचंद थे एक रंगपुर के वो भी थे, एक गंगू राम जी थे आरसपुरा के। ये चीज़ा जो आदमी हैं ये भगत बरादरी के थे। इस मुहिम को शुरू किया, इन्होंने इस मुहिम को शुरू किया और पाया तकमील तक भी इन्होंने पहुंचाया। ये बहुत अच्छे एक वर्कर थे, अपने समाज के प्रति बहुजन के लिए ये बहुत काम करते थे। इन्होंने ये नहीं कभी देखा कि ये बटवाल बरादरी है, ये माशा बरादरी है, ये भगत बरादरी है या ये चमार बरादरी है। शुरुआत जो थी हरिजन मंडल की वो मेघ समाज से कन्वर्ट होकर हरिजन मंडल बनाई। उसके बाद में एक बाबू मिल्खी राम जी हुए हैं, वो भी पढ़े लिखे थे, वो भी BA LLB थे, लेकिन उनकी दूसरी लाइन थी, वो उन्होंने भी बाद में हरिजन मंडल बनाया। ये जब डिवाइड हो जाते हैं ना हमारे लोग, दो ग्रुप में डिवाइड हो गए तो उससे शक्ति हमारी कम हो गई। लेकिन फिर भी
जो हरिजन मंडल पहला था उसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा थी। उनका रोल जो था लोगों को पानी पिलाना, किसी का बोल छोल मनाना, बोल किसको बोलते हैं, जो दाने निकलते हैं ना तो एक ढेर लगा देते हैं। वो जो ढेर लगाते थे ना, उस ढेर को जब मनुवादी जो हमारे लोगों को जो घटिया कणक होती है, जो घटिया धान होती है वो देते थे और अच्छी अच्छी वो ले जाते थे। वो भी चौथा हिस्सा में मतलब वो ले जाते थे और हमारे लोगों को भूखमरी का शिकार होना पड़ता था। फिर भी उनके गुलाम बन के ये काम करते थे। लेकिन हमारे इस हरिजन मंडल ने उस गुलामी से इनको लोगों को निकालने की कोशिश की। लेकिन जब हमारा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का बन गया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बड़ी देन रही हमारे पर, जो आज हम जम्मू कश्मीर में ज़मीनें हैं हमारे पास, थोड़ी थोड़ी लैंड हैं, वो सिर्फ देन किसकी है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, जिसके कारण हमारे लोगों ने अपने बच्चों को तालीम दिलवाई। तालीम दिलवाने के बाद उनको नौकरियां भी मिली। तो ये 1971 से पहले जितने भी हमारे मुलाजम थे वो बिना रिजर्वेशन के थे। वो किसकी देन थी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देन थी। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा किया। लेकिन आज मनुवादी जो है वो हमें डिवाइड करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम करना चाहता है, शेड्यूल्ड कास्ट मुसलमान करना चाहता है, जबकि इनकी देन, मुस्लिम की देन जो है वो हमारे लोगों पे बहुत मेहरबानी की रही। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया था। जितने भी लोगों के आपने नाम गिनवाए हैं ये सभी बहुजन नायक हैं, लेकिन ये बहुजन नायक आज अंधेरे के उन गुमनाम, ये नाम जो हैं ये अंधेरे में गुमनाम क्यों हैं? इन लोगों का नाम जो है वो गुमनामी के अंधेरे में क्यों है? इसका कारण आप क्या मानते हैं? इसका कारण यही है कि जो हमारे लोग थे ना, इनमें दो कारण हैं। पहला कारण तो ये था कि जो हमारे जो लोग थे ये आर्य समाजी बन गए। आर्य समाजी जब बने, लेकिन आर्य समाज का आने से इन लोगों ने उनकी गुलामी करनी थोड़ी शुरू कर दी। ये जो गुलामी है ना, ये हमें विरासत में आज 300-400 साल पहले से 3-4 हज़ार साल पहले से हमारे ऊपर ये थोपी गई जो थी ना, वही गुलामी जो थी, ये फिर भी वो संस्कृत के मंत्र पढ़ने लगे, आर्य समाज में जाने लगे और उन्हीं के देवी देवताओं को पूजने लगे। ये जो गुलामी है ना हमारी विरासत में, इनको अपनी हेरिडिटी इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से, जब ये गुलाम हो गए लोग तो उसकी वजह से हमारे लोगों को आती रही। लेकिन जो हरिजन मंडल है वो इनको तो निकारता था। जैसे महाराजा नार सिंह जी था, वो तो सीधा कहता था, ए परमेश्वर शरा डरावना लोकें खेड रिचाई दी। ये तो परमेश्वर जो है ये हमें डराने के लिए रखा हुआ है, जबकि हमारा मन तो साफ नहीं होता। जैसे बुद्ध ने कहा है, तथागत बुद्ध ने कहा है, जिस आदमी का मन जो साफ है, मन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन ही संकल्प करता है, बुद्धि फैसला करती है, चित्त एक मन होकर लग जाता है। जब लग जाता है तो बाद में आदमी अहंकारी हो जाता है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये इसमें 3 गुण होते हैं। एक रजोगुण होता है, एक तमोगुण होता है, एक सतोगुण होता है। 3 प्रकार से जो हमारा मन है वो काम करता है। अगर ये सतोगुणी हो जाएगा, सतोगुणी भाव से काम करेगा, तो बुराई इसमें कोई बुरा काम नहीं करेगा। तो ये हर एक इंसान को एक जैसा बराबर, लेकिन मनुवादी ऐसा काम नहीं करते हैं। मनुवादी क्या करते हैं, अब वो तमोगुणी काम करते हैं। तमोगुणी मतलब एक बार अच्छा काम कर देते हैं तो थोड़ा सा हमारे लोगों को बरगला लेते हैं, तो फिर हमारा समाज जो है, हमारा जो बहुजन समाज है, उनके पीछे पीछे भागता है, अंधभक्ति की तरफ भागता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने तो हमें इससे बाहर निकाला है। उन्होंने कहा आपका मन साफ हो। जैसे सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, मन चंगा कठौती में गंगा। मन चंगा है तो सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है। जैसे सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा, मन ही स्वरूपी देव निरंजन जीव लेओ बरमाई, 5-25 का पुतला तेरा जामै राखा बरमाई।
मतलब ये मन जो है ना, यही सारे बुरे भी कर्म करवाता है, अच्छे भी काम करवाता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब जी महाराज की बात भी माननी चाहिए, सतगुरु रविदास जी महाराज की बात भी माननी चाहिए, और अपने महापुरुषों का जो संघर्ष है ना पीछे, उनको याद करना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया। जैसा कि आज हमारे महापुरुषों के जितने भी हमारे जो नेता जिनके मैंने नाम गिने हैं, उनके परिवारों में जाकर देखो, मनुवाद उनके घर में बैठा हुआ है, जबकि हमारे घरों में जाकर देखो। आप आए हैं इधर, देखा आपने कभी किसी मनुवादी देवी देवता का कोई चित्र वगैरह, कोई फोटो वगैरह? कुछ नहीं। हम जो हैं, हम ऐसी इस चीज़ों को अपने महापुरुषों की देन से हम बाहर निकले हुए हैं। हम इन चीज़ों को नहीं मानते, इसलिए हमने बुद्ध धर्म जो है वो अख्तियार कर लिया है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, बुद्ध धर्म की बात हुई है, लगातार राजरत्न अंबेडकर या फिर बाकी जो लोग बुद्ध की विचारधारा को लेके चल रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद लगातार ये कुछ ही महीनों में लोग बुद्धिस्ट होना शुरू हो गए हैं, लोगों ने बुद्ध का रास्ता इख्तियार कर लिया है। तो इसे किस नज़र से देखते हैं? ये किस ओर जा रहे हैं लोग? इसका नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, क्या होगा इस कारण से? देखो जी, आपकी बात बड़ी होती है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में दीक्षा ली, दम दीक्षा ली, उस समय सबसे पहले बटवाल बरादरी के जहाँ से 200-250 आदमी दीक्षा लेने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस समारोह में शामिल हुए थे। लेकिन आज अगर हम देखें, उनमें से एक आदमी हमारा साथी है, वो हमारे साथ चलता है, कृपाराम जी। कृपाराम जी लंगोटिया में रहते हैं, अब तो उनकी सुध बुद्ध नहीं रही है। वो सबसे पहले एक ही आदमी अभी बचा है जिन्होंने बुद्ध दीक्षा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ ली थी। अब उनके परिवार में देखो, अम्बेडकरवाद भी है, बुद्धिज़्म भी है, लेकिन जो बाकी बटवाल बरादरी के हमारे साथी दीक्षा में गए थे, उनके परिवार में आज जाकर देखो अंधभक्ति ज़्यादा फैली हुई है। हाँ, कारण उसका यही है कि वो उनके अपने परिवारों को वो समझ नहीं सके, या उनके जो पेरेंट्स हैं वो समझा नहीं पाए। जबकि हमारे पिताजी उस समय नहीं गए थे, क्योंकि भक्त बरादरी के कोई आदमी नहीं गया था। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा श्रेय बटवाल बरादरी को देता हूँ कि जिन्होंने सबसे पहले बुद्ध धर्म को अख्तियार किया। आज उनके परिवारों में जो है वो समझा नहीं पाए अपने बच्चों को, अपनी जो नई जनरेशन आने वाली है उसको समझा नहीं पाए, इसलिए उनके घर में मनुवाद ज़्यादा है। मानते हैं कि शायद एजुकेशन की या पढ़ाई की कमी है। हाँ, एजुकेशन तो है ही, एजुकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है। बाबा साहब ने कहा था, जो दूध पिएगा, शेरनी का दूध पिएगा, जो पिएगा वो गरजेगा, वो दहाड़ेगा। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, ऐसे बाबा साहब ने कहा था। लेकिन अब हमारे लोग जो हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे समाज के बटवाल बरादरी में, चमार बरादरी में, भक्त बरादरी में और माशा बरादरी में ये समझ रहे हैं, लेकिन उनके जो परिवार हैं वो नहीं अभी उनका साथ दे रहे। वो तो जा रहे हैं बाबा साहब की लाइन के ऊपर, बुद्ध धर्म की तरफ वो चल पड़े हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। वो सारे के सारे हमारी जितनी बरादरी है, ये मेन 4 बरादरी जो हैं, इनके साथ 5वीं बरादरी है बरवाला, उनको हम बरवाला बोलते हैं। तो वो बरवाला बरादरी जो है, वो भी उनमें से भी चंद लोग ऐसे हैं, जैसे एक बागे बाऊ में प्रीतम चंद जी हैं। प्रीतम चंद जी अभी वो बीएसपी में काम कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं वो, लेकिन वो भी निकले हुए हैं बुद्ध धर्म से, लेकिन बाकी समाज नहीं निकल रहा है। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि कृपाराम जी की सुध बुद्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने चलते इंटरव्यू में मुझे एक चीज़ कही थी कि जम्मू के अंदर बुद्धिज़्म को चलाना मुश्किल होगा। अब मुश्किल है, काफ़ी समय हो चुका है, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आप भी ये कह रहे हैं कि मुश्किल है। इसके लॉजिक क्या है, इसके पीछे की बात क्या है? आप भी कह रहे हैं मुश्किल है, उन्होंने भी कहा मुश्किल है, दोनों के पीछे कुछ कारण जो हैं वो बताइए। संसार जी, जब हम धान लगाते हैं ना, खेती लगाते हैं, धान मुंजी लगाते हैं, जीरी लगाते हैं, तो हम नया कपड़ा को पहन कर ना
जाते हैं खेत में, तो खेत में जाते हैं वो कपड़ा हमारा गंदा हो जाता है। जब गंदा हो जाता है तो लास्ट में जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम घर वालों से कहते हैं कि खुद साफ करो। वो साफ क्या करना, वो कहते हैं जी बड़ा गंदा हो गया। हमने पूछा भी क्यों गंदा हो गया, कहते इसकी तंदी मैल पड़ गई है। तंदी मैल पड़ गई, जो तंदी मैल है वो नहीं निकलती है, वो कपड़ा फट जाएगा। लेकिन जो नई जनरेशन आएगी, जो नया कपड़ा आएगा, उसमें जाके सुधार होगा। इसी प्रकार जो हमारी जनरेशन है, जो मनुवादियों के काबू में आ गई है, उनके मन में जो मैल है ना मनुवादियों की, वो बैठ चुकी है। जब वो बैठ चुकी है तो उसको निकालना तो धीरे धीरे से निकलेगा ना। जब तक हम कहेंगे हमारा समाज सारा इकट्ठा हो जाए तो फिर वो मुश्किल है। इसलिए ये जो हमारा प्रचार है, जैसे हम केडर कैंप देने के लिए जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, बसोत्रा जी हमारे साथ होते हैं, फौंसा जी हमारे साथ होते हैं, मूल निवासी तरसेम जी हमारे साथ होते हैं। जब भी हम किसी गांव में जाते हैं तो पहले हम हरिजन मंडल की बात करते हैं, मेघ मंडल की बात करते हैं, हरिजन मंडल की बात करते हैं, तो उनको थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाती है। उसके बाद में हम बुद्ध की बात करते हैं, मतलब बेसिक से शुरू करना, फिर बेसिक से हमें शुरू करना पड़ता है। जब तक हम इसको मेघ बरादरी का जो मेघ संगठन था उसको नहीं एक्सप्लेन करेंगे, या हरिजन मंडल जो है उसको नहीं एक्सप्लेन करेंगे, वो हमारे बुजुर्ग, हमारे बहुजन नेता जो थे, क्रांतिकारी नेता जो थे, वो क्या कहते थे, जब तक उनको ये नहीं समझाएंगे तब तक तो बुद्ध की तरफ जाना असंभव है, हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन कुछ जो फैमिलियां हैं जिनके परिवार में ये चलती आ रही है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे दादाजी जो थे वो भी नहीं मानते थे, वो भी देवी देवता नहीं, जैसे अब देरियाँ छेरियाँ नहीं, अब दुनिया सारी जा रही है, हमारे घर में से कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारे दादाजी ने हमारे डैडी को बताया, हमारे पिताजी ने हमें सिखाया कि भाई इन अंधविश्वासों में नहीं पड़ना है। तो हमारा माइंड जल्दी शार्प हो गया। जल्दी शार्प होने की वजह से हम जल्दी फॉलो करने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे जो नई जनरेशन आ रही है, आजकल तो यूट्यूब चला हुआ है। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि बुद्धिज़्म में भी कर्मकांड शुरू हो चुका है, अंधविश्वास शुरू हो चुका है। जिन कर्मकांडों को आपने यहाँ पर ये कहा कि हम लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन कई बुद्धिस्ट उसे फॉलो करते हैं, वो जाति नहीं छोड़ना चाहते। जब जाति लेकर के साथ चलेंगे तो बुद्धिज़्म को कैसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं और बुद्धिस्ट कैसे हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरे साथी बहुत हैं, बटवाल बरादरी में भी मेरे दोस्त हैं, माशा बरादरी तो हमारी फैमिली है, क्योंकि मेरे डैडी जी और माशा बरादरी में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और इकट्ठे रहते थे। बटवाल बरादरी में और चमार बरादरी में भी है। लेकिन ये बहुत बुरी बात है, हम अपना जो जात है ना उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। जिस दिन हमारा समाज ये पूरा समझ जाएगा, अब हम तो चाहते हैं कि ये सारा समाज जल्दी सुधर जाए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाला है। हम अभी जाति पाति में फंसे हुए हैं। बुद्ध धर्म एक ऐसा है जिसमें कोई जात नहीं। जब हम बुद्धिस्ट हो गए तो बुद्धिस्ट में तो कोई चमार नहीं है, कोई मेघ नहीं है, कोई माशा नहीं है, कोई बटवाल नहीं है, हम सारे एक कुटुंब हैं। क्योंकि मनुवादियों ने 6743 जातों में हमें बांटा हुआ है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि 6743 जातों में हमें बांटा हुआ है, बेसिकली हम सारे मूल निवासी हैं, हमारा डीएनए एक है। हमारा डीएनए जो वो किसी के साथ नहीं मिलता है। आज हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो, ब्राह्मण का डीएनए टेस्ट करवा लो, और किसी बरादरी का डीएनए टेस्ट करवा लो, वो नहीं मिलता है। उनका यहूदियों से मिलता है। वो सारे यहूदियों से आकर इन्होंने आक्रमण करके हमारे लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ है। तो वो गुलामी जो है वो धीरे धीरे निकलेगी। तो हम तो कहते हैं हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो भाई उनके साथ। भीमराव अंबेडकर ने सबको शेड्यूल कास्ट बना दिया, एससी कैटेगरी में डाल दिया, तो उसके बाद जाति को मानना या जाति को लेके चलना ये अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल अपराध है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक शेड्यूल्ड बनाया था। किन कास्टों का शेड्यूल्ड बनाया था? जिनके साथ अनटचेबिलिटी होती थी। तो बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि ये चमार हैं, ये भगत हैं, ये बटवाल हैं, ये माशा हैं, ये बरवाला हैं। बाबा साहब ने कहा आप सारे इकट्ठे हो जाओ एक जगह।
हाँ, आपको हमने ऐसी बना दिया, एक शेड्यूल्ड में डाल दिया है जिसका नाम रखा शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब एक ऐसी कास्ट जिसके साथ अनटचेबिलिटी होती थी, छुआछूत होती थी, जिनके साथ भेदभाव होता था, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, जिनको अपने सामने बैठकर बात करने का अधिकार नहीं होता था। जो मनोवादी लोग होते हैं वो चारपाई पर बैठते हैं, हमारे लोगों को नीचे बैठाते हैं, नीचे बैठाकर उनके साथ छुआछूत करते हैं और खाने सारा दिन काम करवाना है और शाम को कुछ भी नहीं देना है। जो पेट में जितना खाना मतलब हजम हो सकता है उतना ही देते थे, जीता रहने के लिए। ये ही मानसिक गुलामी जो है हमारे समाज में है, इसीलिए ये अपनी जाति नहीं छोड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि ये चमारिज्म जो है ये अपनी जाति छोड़े, भगतिज्म जो है ये अपनी बाती छोड़े, जो महाशाइज्म है वो भी अपनी जाति छोड़े, बरवाला भी अपनी जाति छोड़ लो और बटवाल भी अपनी जाति छोड़े। ये सारी अपनी जातियाँ भूल करना कि हम भाई सारे एक हैं, हमारा डीएनए एक है, हम एक ही परिवार के लोग हैं, हम नागवंशीय लोग हैं, हम तो नागवंशीय लोग हैं सारे। आखिरी सवाल ये है कि जात का जहर, जातिवादी का जहर, दूसरों को इल्ज़ाम हम देते हैं कि वो उन लोगों ने जातिवादी को बढ़ावा दिया, उन लोगों ने कास्ट सिस्टम बनाया तो हमारे लोग बांटे गए। लेकिन शेड्यूल कास्ट लोग खुद जाति नहीं छोड़ना चाहते, एक दूसरे में शादी नहीं करना चाहते, तो उनका कसूर नहीं है। या आप ब्लेम कर रहे हैं जब मनुस्मृति खत्म हो गई, जब भारत के अंदर संविधान लागू कर दिया गया और उसके बाद शेड्यूल कास्ट बना दिया गया, लोगों को सबको एक जगह पर एससी बना करके इकट्ठा किया गया, उसके बाद आपस में फिर ये लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो पाए और ये इकट्ठे कैसे होंगे, उसका रास्ता क्या रहेगा? संसार जी, बात तो बहुत अच्छी है आपने कही है कि इसका एक ही पहला फैक्टर जो है वो बड़ा अच्छा फैक्टर है कि हम आपस में विवाह शादियाँ करें। मतलब भक्त बरादरी चमारों के घर में शादी करे, चमार बटवालों के घर में करे, हम आपस में सारे मिलजुल कर शादियाँ करना जब शुरू कर देंगे ना तो हमारी जो जातियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। नहीं तो ऐसे होगा कि भक्त बरादरी वो अपना समाज बनाता रहेगा, चमार अपना गुणगान करते रहेंगे, बटवाला अपना करते रहेंगे, माशा अपना करते रहेंगे। लेकिन हमारे महापुरुषों ने ऐसा तो नहीं किया। हमारे महापुरुष तो सबको इकट्ठा करना चाहते थे, जैसे हरिजन मंडल बनाया, बाबा साहब ने शेड्यूल्ड कास्ट बनाया। तो इस तरीके से हमें ये जो चीज़ें हैं ये सब मिलजुल कर एक दूसरे के परिवारों में शादियां करना, विवाह में शामिल होना, इससे हमारी जो जाति पाति है ये समाप्त हो सकती है। दूसरा फैक्टर ये था कि हम जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो मेन कार्यकर्ता हैं इस समय जम्मू कश्मीर में, उनकी ड्यूटी बनती है और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोगों को जाके जागरूक करें। हम जो कैडर कैंप करते हैं, हर गांव में जाते हैं, पूरे जम्मू प्रोविंस में जाते हैं और जाके कैडर कैंप देते हैं, उसमें लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अब वो समझ भी रहे हैं लेकिन सारे नहीं समझ रहे हैं। जो नई जनरेशन है, नई जंग पीढ़ी जो है वो तो समझ रही है, लेकिन बाकी वाले जो लोग हैं वो नहीं समझ रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनके मन में अभी मैल है कि हम तो भाई अलग कौम के हैं, अलग कौम के हैं। जबकि बाबा साहब ने जो हमारा जो था वो साफ कर दिया है कि अब सारे शेड्यूल्ड कास्ट हैं। अब शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं वो हमें सबको एक होना चाहिए और एक होकर हमें आपस में विवाह शादियाँ करनी चाहिए, एक दूसरे की दुख सुख में शामिल होना चाहिए। तो यही इसी कारण से ये हमारा जो है जो हम बटे हुए हैं ये सारे इकट्ठे हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से बाबा साहब ने 85 वाली बात कही हुई है ना, वो बहुत बढ़िया बात थी कि हम SC ST और OBC जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं होंगे, जैसे बसोत्रा साहब जी महाराज, हमारे एडवोकेट बसोत्रा जी, वो काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं OBC में। और शेड्यूल्ड कास्ट में हमारे तरसेम मूल निवासी जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर जीत कुमार बजाला जी हमारे साथ हैं और बड़े साथी हैं हमारे साथ जो इस लाइन पे हम काम कर रहे हैं। हाँ, जो पीछे हमारे प्रमोद जी बैठे हैं, ये जंग पीढ़ी है, ये तो हमारा होनहार आगे जो नेता है ना, जो
जो समाज को लीड करेगा। इनके साथ और भी साथी बहुत हैं, जैसे आर डी थापा जी हैं, और भी साथी हैं। इनकी एक बहुत बड़ी टीम है। इन्होंने तो एक नाटक मंडली भी बनाई हुई है हमारे लोगों को समझाने के लिए। हाँ, तो इसी प्रकार हम चाहते हैं कि हम दोबारा जो प्रोग्राम है ना केडर कैंप का विलेज टू विलेज, वो हम दोबारा जल्दी शुरू करने वाले हैं। एक आपने कहा कि नागवंशी लोग हैं ये सारे, ये पुराने बुजुर्गों को समझाने के लिए कैसे नागवंशी लोग क्या? नहीं, ये तो नागवंशी तो है, हमारे राजा महाराजे जो थे वो सारे नागवंशी थे, हम उनकी संतान हैं। अब जो उनका जो हमारे में जो ब्लड चल रहा है, सर्कुलेट चल रहा है, जब तो नागवंशियों का है। और जो डीएनए जो है हमारा सब नागवंशियों का है। हम कभी राजा हुआ करते थे, मौर्य खानदान, हमारे 10 राजे हुए हैं। तो जो 10 राजे हुए हैं वो तो हमारे ही थे ना। अब हमने अपने लोगों को समझाना है कि भाई इतने 10 हमारे राजे हुए हैं, बाकी इधर में एक तरंगनी हुआ करती थी, वो भी हमारे राजे थे। ये जितने भी हैं ना, उनकी सब की कहानी हमें सुनानी पड़ेंगी, और ये लोग जाकर फिर तभी सुधरने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आज हमारे साथ हर्षपाल सिंह जी थे, जिन्होंने आखिर में ये बात कही कि जातियाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी, अंतर्जातीय विवाह करने पड़ेंगे, जाति को छोड़ करके सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ये सभी लोग मूल निवासी राजा थे और ये नागवंशी राजा हैं, और इन नागवंशी राजाओं को अपना राज लेने के लिए जो लड़ाई लड़ना पड़ेगी, उसमें सबसे पहले अपनी जाति को त्यागना होगा। अगर जाति नहीं त्यागेंगे, गुलामी रहेगी। जिन लोगों को हम ये दोष देते हैं कि उन लोगों ने जाति का आविष्कार किया, अगर उन्होंने जाति का आविष्कार किया लेकिन जाति को साथ में लेकर के चल कौन रहा है, उसे छोड़ना कौन नहीं चाहता, ये आप भली भांति जानते हैं। हमारी खबर को शेयर किया करिए ताकि हम लोगों की मेहनत सफल हो और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। आखिर वो लोग, वो पुराने लोग जिन लोगों ने जाति का संताप हटाया है, जिन लोगों ने परेशानियों को देखा है, वो जाति छोड़कर कैसे आगे बढ़े, और जिन लोगों ने आज भी जाति को पकड़ के रखा हुआ है वो उस दलदल में धंसते जा रहे हैं।